हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है और आशा है आप लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो यूजीसी एनटीए नेट का फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि यूनिट 10 है, उसका सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान का विकास। जैसा कि इससे पहले की जो लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने इसका फर्स्ट पॉइंट अच्छे से डिस्कस किया था, जो कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के कौन कौन से संस्थान थे, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट उस क्लासेस को देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा का कैसे कैसे विकास हुआ। तो देखिए, सबसे पहले जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, यानी जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसकी जो शुरुआत है, हम इस टॉपिक की जो शुरुआत है हम यहीं से करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, जो हमारा संविधान है, उसमें कहाँ कहाँ पर किस किस आर्टिकल में किस किस एंट्रीज़ में शिक्षा की बात की गई है, कहाँ शिक्षा को मेंशन किया गया है, मूल अधिकारों में क्या बात की गई है, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए क्या बात की गई है शिक्षा को लेकर, राज्य के और केंद्रों में क्या बात की गई है शिक्षा को लेकर, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला आपका आर्टिकल है संविधान का, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष, लॉ के समक्ष सभी को एक समान समझा जाएगा। ये क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन टेरिटोरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को अनुच्छेद 14 के तहत एक समान अधिकार प्राप्त है, चाहे वह किसी भी धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से संबंधित हो, उसे विधि के समक्ष समता का अधिकार है, विधियों के समान संरक्षण से उसे वंचित नहीं किया जा सकेगा। अब आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि ये क्या कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों में समता बनाए रखने का कर्तव्य किसका है, राज्य का कर्तव्य है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी नागरिकों का यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि वे समाज के कमजोर व पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के उत्थान के लिए, यानी कि वीकर सेक्शंस के लिए, वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों के अतिरिक्त शैक्षिक संदर्भ में समता व संरक्षण के अधिकार से युक्त होने की बात करता है। तो जो आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 का 3, 4 और 5th पार्ट है, यानी कि जो थर्ड पार्ट है आर्टिकल 15 का, आर्टिकल 15(3) क्या कहता है, आर्टिकल 15(3) यह कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए, यानी कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, ये आर्टिकल 15(3) कहता है। अब आर्टिकल 15(4) क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, देखिए सोशल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के
किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या SC/STs जो अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए भी क्या कर सकता है, स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, विशेष उपबंध बना सकता है। ऐसे विशेष प्रावधानों को अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 15, 3, 4 और 5 कहता है। अब आर्टिकल 21A ये क्या 21 आर्टिकल 21 की बात करें तो ये क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ। अब देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 छोटा अनुच्छेद नहीं है। ये जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 है इसमें कई चीज़ें इंक्लूड हैं। जैसे आर्टिकल 21 में एक है आपका आजीविका का अधिकार यानी कि जीवन यापन, आजीविका यानी कि जीवन यापन का अधिकार। दूसरा है अच्छे स्वास्थ्य का पाने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। एक है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। एक है शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। एक है नींद का अधिकार या सोने का अधिकार और अगला है भोजन का अधिकार। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो कि 6 से 14 वर्ष का है उसे शिक्षा पाने का, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। और ये हमारा मूल अधिकार है। ये क्या है, ये प्रत्येक बच्चे का फंडामेंटल राइट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार क्या है, प्रत्येक बच्चे का फंडामेंटल राइट है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी आर्टिकल 28 क्या कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी जो आर्टिकल 28 है ये कहता है कि राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। यानी कि सिंपल सा आर्टिकल 28 का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कोई भी शिक्षण संस्थान जबरदस्ती उन्हें धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आर्टिकल 28 यही बात कहता है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात कौन करता है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 कहता है जो हमारे अल्पसंख्यक है, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि हमारी कंट्री में मुस्लिम्स हैं, पारसी हैं, ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। तो इसके लिए शिक्षा की क्या बात की गई है, ये हमारा संविधान ये कहता है इन लोगों के लिए कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसको अपनी विशेष भाषा लिपि यानी कि जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल
धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा। आर्टिकल 29 आपका यही बात कहता है शिक्षा को लेकर। नेक्स्ट आर्टिकल आपका है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यानी जो आर्टिकल 30 है वो ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी क्या है? अधिकार है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों के स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्था को किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम केवल शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो केवल धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये आपका क्या कहता है? आर्टिकल 30। अब आर्टिकल 41 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। यानी कि ये क्या कहता है आर्टिकल 41? आर्टिकल 41 आपका कहता है कि कुछ दशाओं में, सर्टेन केसेस का मतलब कुछ दशाओं में विशेषतः। अब वो दशाएं कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिएगा, जैसे बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या कोई निःशक्तता हो या डिसेबिलिटी। यानी कि बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी या निःशक्तता या अशक्तता की दशा में किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम आर्टिकल 41 के तहत, जैसे कि वह बुढ़ापा या बेरोजगारी, बीमारी या अशक्तता से ग्रसित है, उसे भी शिक्षा पाने का अधिकार है। और ये बात की गई है, जो आर्टिकल 41 है ये आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि भाग 4 है, उसमें ये बात की गई है आर्टिकल 41 के तहत। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है आपका? प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि ऐसे बच्चे जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, या फिर जब बच्चे 14 साल तक के नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। किसका कर्तव्य है? वो कर्तव्य है राज्य का। यानी कि जब देखिए संविधान निर्माण हुआ था, तो संविधान निर्माण के समय जो आर्टिकल 45 था ये बात करता था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व किसका था? राज्य सरकार का। जब संविधान हमारा बना था तो आर्टिकल 45 में ये बात की गई थी कि राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चों को, जो कि 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार होगा। और 10 वर्ष के अंदर, यानी कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को, संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर राज्य अपने क्षेत्रों के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर देखिए 2002 में हुआ क्या? 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, जो कि जिसमें आर्टिकल 45 को बदलकर क्या कर दिया गया? आर्टिकल 45 को बदलकर इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कहाँ तक कर दिया गया? शैशवपूर्ण देखभाल एवं शिक्षा से प्रतिस्थापित करते हुए मात्र 6 वर्ष तक के बालकों तक सीमित कर दिया गया। यानी कि इसे कहाँ तक सीमित कर दिया गया? मात्र 6 वर्ष तक के बालकों तक सीमित कर दिया गया। और साथ ही साथ क्या किया गया? आर्टिकल 21A ऐड करके नागरिकों को शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार बना दिया गया, अभी जैसे लास्ट में मैंने बताया था। तो इस तरीके से क्या है कि आर्टिकल 45
शिक्षा की ये बात करता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो आपका आर्टिकल है 246, जो कि है किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। यानी कि जो आर्टिकल 246 है वो उन सूचियों की बात करता है, चर्चा करता है जिस पर केंद्र यानी कि यूनियन, राज्य विधानमंडल और दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो जैसा कि आर्टिकल 246 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 246 जो है वो केंद्र व राज्य सरकारों यानी कि केंद्र, सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र व राज्य सरकारों के शैक्षिक उत्तरदायित्वों, शैक्षिक यानी एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तथा अधिकार क्षेत्र का भी स्पष्ट विभाजन करता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि इस जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियां बनाई गई हैं। जो संविधान का 7th शेड्यूल है उसमें 3 शेड्यूल बनाए गए हैं, जिसमें पहला शेड्यूल है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट या फिर समवर्ती सूची। तो अब देखिए क्या है कि अगर हम बात करें आर्टिकल 246 की, तो जो आर्टिकल 246 है, जैसे कि आपको पता होगा कि 1976 से पहले जो शिक्षा था वो केवल राज्य का विषय था, यानी कि शिक्षा प्रोवाइड करना प्रत्येक नागरिक को ये केवल राज्य का उत्तरदायित्व था। ये 1976 से पहले बिफोर 1976। लेकिन जब 1976 में 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कहाँ ले आया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और तब से शिक्षा जो है राज्य एवं केंद्र दोनों का विषय है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय सूची यानी कि एजुकेशनल मैटर्स इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। यानी कि यूनियन लिस्ट में, केंद्रीय सूची में शिक्षा का क्या क्या बातें की गई हैं। तो देखिए जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें प्रविष्टि 13, एंट्री 13 का मतलब प्रविष्टि 13। एंट्री 13 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय सभाओं, संघों तथा अन्य संस्थाओं में सहभागिता एवं वहाँ के लिए निर्णयों का कार्यान्वयन की बात किसमें की गई है, एंट्री 13 में यानी कि प्रविष्टि 13 में। एंट्री 62 यानी कि प्रविष्टि 62 क्या कहती है, ये बात करती है नेशनल लाइब्रेरी, द इंडियन म्यूजियम, द इम्पीरियल वॉर म्यूजियम, द विक्टोरिया मेमोरियल एंड इंडियन वॉर मेमोरियल। यानी कि इस संविधान के लागू होने पर जो राष्ट्रीय पुस्तकालय हैं, जो भारतीय संग्रहालय हैं आदि संस्थाओं का जो देख रेख है, ये किसका काम होगा, ये किसके अंडर में आएगा, ये केंद्रीय सूची के अंडर में आएगा। आर्टिकल प्रविष्टि 63 यानी कि प्रविष्टि 63 यानी कि एंट्री 63 क्या कहती है, एंट्री 63 आपका कहता है कि इसमें बात की गई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आर्टिकल 371E, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि आर्टिकल 371 के द्वारा इस्टेब्लिश की गई हैं, उन सब की बात किसमें की गई है, एंट्री 63 में। अब आता है आपका एंट्री 64। एंट्री 64 में बात की गई है द इंस्टीट्यूशंस फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुली और इन पार्ट एंड डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंट्री 64 में बात की गई है संसद द्वारा अथवा उसके द्वारा बनाई विधि के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व के वैज्ञानिक तथा तकनीकी संस्थानों के बारे में। एंट्री 65 क्या कहता है, व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान तथा विशिष्ट अध्ययन व अनुसंधान को प्रोत्साहन देने वाले संस्थानों के बारे में, जैसे प्रोफेशनल, वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में कौन बात करता है, एंट्री 65। एंट्री 66 किसके बारे में बात करता है, कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि उच्च शिक्षा या अनुसंधान के संस्थानों तथा वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थानों के मानकों का निर्धारण, यानी कि मानकों का निर्धारण की बात कौन करता है, एंट्री 66। यानी स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडेंस कौन डिसाइड करेगा, वो बात की गई है एंट्री 66 में। अब आता है आपका एंट्री 67। एंट्री 67 में बात की गई है
एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेयर्ड बाई और अंडर लॉ मेड, ये लॉ मेड नहीं लिखा है, लॉ LAW लॉ मेड समझिएगा, लॉ मेड पार्लियामेंट टू बी ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस। यानी कि एंट्री 67 में बात की गई है संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाई विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा अभिलेख एवं पुरातत्व स्थल के अवशेषों के बारे में शोध एवं शैक्षिक अध्ययन के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट या फिर एजुकेशनल मैटर्स इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में केवल एक ही एंट्री है, एंट्री नंबर 12। इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है राष्ट्रीय महत्व के घोषित न किए गए, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय महत्व के घोषित न किए गए, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित न किए गए तथा राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तीय सहायता प्राप्त पुस्तकालय, संग्रहालय तथा ऐतिहासिक स्मारक आदि के बारे में किसमें बात की गई है, एंट्री स्टेट लिस्ट के एंट्री 12 में, यानी कि लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स एंड अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय द स्टेट एंड नेशनल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र एवं राज्य दोनों जो है कि कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों में अवरोध होने पर केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों को ही मान्यता दी जाती है। इसमें बात की गई है जो आपका एंट्री 20 है, जो प्रविष्टि 20 है वो बात करता है इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग के बारे में। उसके बाद आपका है एंट्री 25, ये बात करता है जो आपका केंद्र सूची की प्रविष्टि है 63, 64, 65 एंड 66, उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा, जिसके अंतर्गत, अब शिक्षा जिसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत आपका टेक्निकल एजुकेशन है यानी कि तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन यानी कि चिकित्सकीय शिक्षा व ऐसे विश्वविद्यालय तथा वोकेशनल और यानी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थाएं तथा तकनीकी प्रशिक्षण, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब के बारे में किसमें बात की गई है, कॉन्करेंट लिस्ट में बात की गई है। तो इस तरीके से क्या है कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में हम लोगों ने देखा कि किन एंट्रीज के थ्रू हायर एजुकेशन की बात की गई है। अब अगला है आपका आर्टिकल 350। आर्टिकल 350 क्या कहता है आपका, आर्टिकल 350A कहता है फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग्स एट प्राइमरी स्टेज, यानी कि आर्टिकल 350A ये कहता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों को मातृभाषा में ही प्रोवाइड की जाए। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को मातृभाषा में, मदर टंग में प्रोवाइड की जाए, मातृभाषा में प्रोवाइड की जाए, ये क्या कहता है आर्टिकल 350A। यानी कि आर्टिकल 350A कहता है कि यदि कोई बच्चा महाराष्ट्रियन है तो उसे प्राथमिक शिक्षा महाराष्ट्रियन में देनी, मराठी भाषा में दी जाए, हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषा में, साउथ का है तो उसे साउथ की कोई एक रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इसकी बात कौन करता है, राज्य, स्थानीय निकाय, लोकल अथॉरिटी, और आर्टिकल 350A ये बात करता है। जैसा कि आपको पता होगा NEP में भी ट्राई लैंग्वेज फार्मूले को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्या है, एक लैंग्वेज बच्चे की मातृभाषा होगी, दूसरी इंग्लिश हो सकती है, और थर्ड वन इज एनी रीजनल लैंग्वेज या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज जो बच्चा उसको पढ़ना चाहे या चूज करना चाहे। नाउ आर्टिकल 351 क्या कहता है, आर्टिकल 351 ये कहता है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी कि आर्टिकल 351 या अनुच्छेद 351 क्या कहता है, संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास, संविधान में भाषा हिंदी के विकास तथा प्रचार की व्यवस्था की गई है। हिंदी के विकास तथा प्रचार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 351 के अनुसार जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसके प्रसार, संवर्धन यानी एनरिचमेंट तथा ऐसे ढंग से विकसित करने का विशेष दायित्व किसका है, केंद्र का है, कि यह भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी वर्गों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इस प्रकार से क्या है, हिंदी भाषा के प्रसार, संवर्धन तथा इसको भारत के नागरिकों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने का संवैधानिक उत्तरदायित्व किसका है, केंद्र सरकार का है। इस तरीके से क्या है कि आज हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड आर्टिकल्स और एंट्रीज की बात की गई है।
भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ शिक्षा का जिक्र किया गया है, जो कि ये जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि इसी के आधार पर जो हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है स्वतंत्रता के बाद इंडिया में, इसी के आधार पर हुआ है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियोज़ लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।